नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने गुलाम वंश के शासक बलवन के बारे में जाना था और जो उनके शासन से संबंधित घटनाएं उस वीडियो के माध्यम से छूट गई थी वो इस वीडियो के माध्यम से हमने उन्हें पूरा किया है। ठीक है, कंप्लीट किया है। तो अब जो हम जानेंगे वो बलवन, गुलाम वंश के शासक बलवन जी के बारे में ही जानेंगे और बलवन जी के बाद में दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करने अगले जो सुल्तान आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो हमसे बच गया था बलवन जी के बारे में, भाई मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं गुलाम वंश के सुल्तान बलवन के बारे में। हमने जो पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था तो वो ये जाना था, कहां तक जान लिया था वो जरूरी है। ठीक है, तो क्या होता है कि बंगाल में विद्रोह होता है तुगरिल खां का और वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर देते हैं। कौन? तुगरिल खां अपने आप को सुल्तान घोषित करते हैं और मुकसुद्दीन की उपाधि धारण कर लेते हैं, यानी वो उपाधि धारण कर कर अपने आप में सुल्तान बन जाते हैं। अब होता क्या है, इस चीज को देखने के लिए भाई अब वो बंगाल को सल्तनत से अलग करना चाहते हैं, अलग राज्य का दर्जा देना चाहते हैं और अपने आप को सुल्तान भी घोषित कर देते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बलवन पहली बार दिल्ली सल्तनत की गद्दी को छोड़कर बंगाल के लिए निकलते हैं और बंगाल में आकर वो इस विद्रोह को तो शांत करते ही हैं, तुगरिल खां को भी वो बंदी बनाकर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन इस विद्रोह में यानी इस युद्ध में जो बलवन का साथ देते हैं उनका नाम था मुकद्दर। बलवन ने जिसका साथ लिया था इसको तुगरिल खां को हत्या करने के लिए, हत्या में जो बलवन के साथी थे जिनको ये श्रेय प्राप्त हुआ था, यानी तुगरिल खां को मारने का, हत्या करने का और पकड़ने का जो श्रेय मिलता है ना वो मुकद्दर को ही मिलता है। ठीक है, बलवन के शासन के दौरान बंगाल में। अब होता क्या है, बलवन ही मुकद्दर को तुगरिल की उपाधि देते हैं। बलवन क्या होते हैं, वो इनसे खुश होते हैं और वो कहते हैं भाई तुमने पकड़ने में और उसकी हत्या करने में साथ दिया। तो उनका नाम था मुकद्दर। मुकद्दर को तुगरिल खां को पकड़ने और मारने के कारण, यानी नाम तो भाई सुल्तान का ही होती है लेकिन सहयोग जो था इनका था, तो इन्हें तुगरिल की उपाधि बलवन जी के द्वारा दी जाती है। यह विद्रोह हुआ कब था? तो 1279 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। अब होता क्या है, 1285 ईस्वी में तिमुर खां जो कि एक मंगोल अधिकारी था, ये क्या करते हैं, जिनको हम तमर के नाम से भी जानते हैं, ये बलवन के शासन के दौरान आक्रमण करते हैं। अब जब ये आक्रमण करते हैं तो इनके आक्रमण को रोकने के लिए बलवन क्या करते हैं, अपने पुत्र मोहम्मद को भेजते हैं। लेकिन होता क्या है कि मंगोलों का इतना तीव्र आक्रमण था, इतना भीषण आक्रमण था कि इसमें बलवन के पुत्र मोहम्मद मारे जाते हैं। मारने के बाद में होता क्या है, जब वो मर जाते हैं तो बलवन जी के ही द्वारा इनको, इनके पुत्र जो मोहम्मद थे उनको खाने शहीद की उपाधि मिलती है। खाने शहीद की उपाधि मिलती है। ये मेरे प्यारे साथियों इनके शासन के समय में घटित वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। अब आप इनका आसानी से, अगर पेपरों में आएगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे दोगे। भाई इनसे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी शासक हो या सुल्तान हो, उनके साम्राज्य के दौरान, उनके शासन के समय में अगर कोई भी घटनाएं घटती हैं तो उन्हीं घटनाओं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता।
कभी आप, अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको यह दे सकता हूं कि समझ लीजिए कि अगर बलवन के शासन के दौरान इनके समय में घटित घटनाओं पर क्वेश्चन आते हैं तो वो इनके समय से ही आएंगे, ना कि किसी और दूसरे शासक या सुल्तान के। ठीक है, उनके समय से अगर आएंगे तो उनके शासन के दौरान ही आएंगे। ठीक है, जैसे कि अब सल्तनत काल चल रहा है मध्यकालीन भारत का। अगर आप, मैं आपको उदाहरण में यही बता सकता हूं कि चल तो रहा है मध्यकालीन, और इसी के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं है कि इसके बदले में प्राचीन काल से कोई क्वेश्चन इनसे संबंधित आ जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिन शासकों के समय में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये शहजादे मोहम्मद को खाने शहीद की उपाधि देते हैं, और शहजादे मोहम्मद के समय में, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो शहजादे मोहम्मद थे वो विद्वानों का बहुत आदर करते थे, उन्हें संरक्षण भी देते थे, लेकिन क्या थे, सुल्तान तो बलवन ही थे, ये उस समय शहजादे थे युवराज की तरह। और भाई जब इनके परिवार यानी इनके पिताजी जब इतने बड़े सुल्तान थे तो इनका युवराज के स्तर पर जो थे ये विद्वानों का सम्मान करते थे। इनके समय में देखो, यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में काफी बार पूछा गया है। मोहम्मद, शहजादे मोहम्मद के समय में अमीर खुसरो, जिसको तोतिए हिंद यानी भारत का तोता, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आया है। ठीक है, अमीर खुसरो तोतिए हिंद जिसको भारत का तोता कहा जाता है, और अमीर हसन यानी भारत का सादी, इनको कहा जाता है। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन, याद रखना किस चीज का, साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत की थी वो शहजादे मोहम्मद के समय में ही की थी। बलवन ने मंगोलों का जब आक्रमण करने के लिए सैन्य विभाग बनाया था, भाई मंगोलों के कारण ही तो बलवन अपने साम्राज्य को मजबूत और दृढ़ करना चाहते था, किलेबंदी करना चाहता था। तो उसी दौरान होता क्या है कि बलवन, भाई अब इनका पुत्र तो बेचारे मंगोलों के हाथ मारे गए थे मोहम्मद, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब मंगोलों के आक्रमण को और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए बलवन क्या करते हैं, एक सैन्य विभाग बनाते हैं मजबूत करने का, जिसका नाम था दीवाने अर्ज की ये स्थापना करते हैं। दीवाने अर्ज से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में काफी बार पूछा गया है। होता क्या है, उसके बाद में बलवन की मृत्यु होती है। इसकी स्थापना होने के बाद में क्या होता है, बलवन की मृत्यु होती है, और बलवन की मृत्यु होने के बाद में मोहम्मद की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी मंगोलों के हाथ में। तो अब जो शासन करने आते हैं इनके आते हैं पुत्र यानी पोते। पोते का नाम क्या था, कैकुबाद। कैकुबाद सुल्तान बनते हैं, और इनके शासन के समय में कौन कौन सी घटनाएं उनके बारे में जानेंगे। तो 1287 ईस्वी में ये सुल्तान बनते हैं, और 1290 ईस्वी तक ही केवल शासन करते हैं। इनके समय में होता क्या है, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जो आरजे मुमाकिल के पद पर नियुक्त थे बलवन जी के समय में। होता क्या है, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कैकुबाद की हत्या कर देते हैं और अपने आप को स्वयं को सुल्तान घोषित कर देते हैं। इनके बारे में कुछ विद्वान हैं जिनका मत अलग अलग तरीकों से है कि आखिर कैकुबाद जी की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, तो उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो डॉक्टर एबी हबीबुल्ला, डॉक्टर एबी हबीबुल्ला क्या कहते हैं कैकुबाद जी के बारे में, यानी बलवन जी के बारे में, उस सुल्तान के बारे में, कि इनका जो युग था ना वो दृढ़ता का, सुदृढ़ता का युग था, ये कहते हैं हबीबुल्ला जी। लेकिन जो निजाम थे वो कहते हैं बलवन के शासन को या बलवन को कि वो एक अभिनेता थे, अपने युग के अभिनेता थे। और निजाम सुदृढ़ता का युग क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं
क्योंकि बलवन ने लोहे और रक्त की नीति के द्वारा साम्राज्य किया था। यानी ये बहुत अपने आप में बहुत कट्टर शासक थे, क्योंकि ये किसी भी अभद्र व्यवहार के लिए ये तुरंत दंड दे देते थे। ठीक है, इनके बाद में क्या होता, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो इनकी हत्या कर देते कैकूबाद की, और उसके बाद में यही अंतिम शासक थे गुलाम वंश के, कैकूबाद। और इन्हीं के बाद में इलवरी यानी बलवनी और इलवरी साम्राज्य जो सल्तनत का गुलाम वंश था उसका अंत हो जाता है, और खिलजियों का साम्राज्य यहां से शुरू होता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1290 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं और 1296 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। बलवन के समय में ये समाना के गवर्नर थे, ये सवाना के गवर्नर थे। और कैकूबाद की हत्या करने के बाद में होता क्या है, ये अपना राज्य अभिषेक किलाखोरी में करते हैं। अब ये किलाखोरी क्या थी, ये कैकूबाद जी के द्वारा बनाया गया अपूर्ण किला था, ये किला पूरा नहीं हो पाया था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी पेपरों में आता है कि किलाखोरी इसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ठीक है, ये उस समय कैकूबाद के समय में अपूर्ण था, पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद में शासन आ जाता है खिलजियों का। तो ये खिलजियों से संबंधित ज्यादातर बोला जाता है। किलाखोरी में ये अपना राज्याभिषेक करते हैं। और होता क्या है, जब ये राज्याभिषेक तो कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली में जनता के डर से वह से प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें डर था कैकूबाद की हत्या कर दी तो जनता और सरदार इनका विद्रोह करेंगे और हो सकता है इन्हें सुल्तान ना माने। तो ये क्या करते हैं, इनकी किलाखोरी में ही ये अपना राज्याभिषेक कर लेते हैं। कैकूबाद ने ही फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी, कैकूबाद ने। और इनके समय में क्या था, ये आरिजे मुमालिक का पद भी इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, ये किसके, खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है ना। अब इनके समय में क्या थे, जो ये फिरोज खिलजी थे ये उदार थे। इनकी जो नीति थी वो ये थी कि जब ये सुल्तान बने तो ये क्या करते थे, ये दूसरों को खुश रखने की नीति, यानी राज शासन तो करो लेकिन दूसरे की इच्छा अनुसार, यानी दूसरे को भी खुश रहना चाहिए, उसके बाद में शासन भी आराम से करते रहो। तो ये थे, ये उदार तो थे ही, नरम दिल भी थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आप चाहें तो इसके बारे में हम आपको ये जानकारी दे सकते हैं कि ये सुल्तान बनने के बाद में जो बलवन के रिश्तेदार थे, इन्होंने उन्हें उन्हीं के पद पर, जैसे वो बलवन के समय में थे ऐसा ही इन्होंने उसे छोड़ दिया था कि चलो भाई तुम इसी तरीके से शासन करते रहो। ठीक है, अब ये सुल्तान बोलते हैं। तो इसका उदाहरण ये है कि देखो बलवन के रिश्तेदार थे मलिक छज्जू उस समय अवध और मणिकपुर, ये उसके गवर्नर थे। इसने खिलजी ने इन्हें इन्हीं के पद पे रहने दिया और इन्हें पदच्युत नहीं किया। इसने क्या है, किलाखोरी को अपनी राजधानी, किलोखरी को इसने अपनी राजधानी, किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। इसकी नीति क्या थी, उदार नीति थी इसकी, यानी दूसरों को खुश कर शासन करने वाली नीति थी। लेकिन इनका एक अपवाद भी था इनका, कि क्या ये सच में ही इनकी उदार नीति थी। इसी के चलते एक अपवाद ये है कि इनके समय में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ईरानी फकीर थे जिनका नाम था सीदी मौला जिनका नाम था। इन्होंने अपने शासन के दौरान उस ईरानी फकीर को हाथियों के पैर तले कुचलवा दिया था। किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये चीज आप नोट कर लेना। इनके शासन के दौरान इनका जो पहला अभियान होता है
वो रणथंभौर पर होता है 1291 ईस्वी में। रणथंभौर पर करते हैं इनका। देखो यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आया है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण किनके समय में हुआ था। तो सबसे ज्यादा जो लोग बाग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी को चुनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी हुआ था, लेकिन सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था दक्षिण भारत के देवगिरी पर, ठीक है ना। तो किसका हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था सबसे पहला दक्षिण भारत पर आक्रमण। तो होता क्या है, दक्षिण भारत पर पहला जो आक्रमण करते हैं जलालुद्दीन खिलजी, वो देवगिरी पर करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो इनके भतीजे थे, लेकिन उस समय सुल्तान नहीं थे, सुल्तान नहीं थे। लेकिन सबसे ज्यादा विद्यार्थी अलाउद्दीन खिलजी को ही चुनते हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपरों में काफी बार आया है कि देवगिरी पर खिलजी शासकों में से कौन से शासक ने आक्रमण किया था, तो ये सभी ऑप्शन में होते हैं। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी अलाउद्दीन खिलजी को चुन लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ये देवगिरी पर आक्रमण करते हैं और अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ये भी उस समय सेना में थे, ठीक है। तो ये क्या उर्फ, इनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का नाम था अली गुरसफ। अली गुरसफ था। इनको ये कड़ा और मणिकपुर, कड़ा, मणिकपुर और अवध, इन तीनों के गवर्नर थे। किसके? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ये अलाउद्दीन खिलजी ये गवर्नर थे और गयासुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे थे। इनका दूसरा नाम अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ अली गुरसफ था, ठीक है। होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सुल्तान के शासन के दौरान भिलसा पर आक्रमण करते हैं, भिलसा पर आक्रमण करते हैं और वहां से बहुत सारा धन लूटते हैं। जब धन लूटते हैं तो होता क्या है, ये सारे धन को सुल्तान को समर्पित करते हैं। अब इसी धन को चलते हुए महत्वाकांक्षी थे अलाउद्दीन खिलजी। अब वो देखते हैं कि इतना सारा धन मिला और ये सुल्तान जी को दे दिया गया, तो इनके मन में लालच पैदा हो जाती है। जब लालच पैदा होती है तो ये सोचते हैं कि जो सारा धन इन्हें दिया गया है, कि काश वो सारा धन मुझे मिल जाए। तो ये क्या करते हैं, सुल्तान के ही समय में, गयासुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ही 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, इस्लाम धर्म स्वीकार किया था और इन्हें दिल्ली के नजदीक मंगोलपुरी में इन्हें बसाया जाता है। जहां पर ये बसते हैं उसका नाम हो जाता है मंगोलपुरी, इन्हें वहां पर बसाया गया था। अब होता क्या है, सुल्तान बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी बिना सुल्तान, देखा, सुल्तान की बिना अनुमति के, मैंने आपको बताया जब भिलसा से धन मिला तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और भाई इतना धन इन्हें दे रहे हैं फिरोज खिलजी को, ये मुझे मिले। और यही होता है कि जब ये पहला आक्रमण देवगिरी पर करते हैं तो इन्हें जो दिल्ली सल्तनत पे इतना धन नहीं मिला था जितना धन देवगिरी से इन्हें मिलता है। और देवगिरी के उस समय शासक कौन थे? यादव वंश के रामचंद्र देव उस समय देवगिरी के सुल्तान थे। तो होता क्या है, पहला आक्रमण तो करते फिरोज खिलजी यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, लेकिन उसके बाद में जब इतना सारा धन मिला तो वहीं से इनकी लालसा बढ़ जाती है और ये बिना सुल्तान को बताए अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये देवगिरी पर दोबारा आक्रमण करते हैं 1295 और 96 ईस्वी में। ये आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करने से पहले ये क्या करते हैं, इनका एक व्यक्तिगत मित्र था। व्यक्तिगत मित्र कौन था? अल उल मुल्क। ये अपने क्षेत्र, अपना इनका जो क्षेत्र था ना अलाउद्दीन खिलजी का, ये
उस प्रशासन को सौंप देते हैं कि भाई मैं जा रहा हूं देवगिरी पर आक्रमण करने, तो मेरे मित्र आप जो क्षेत्र मेरा है अब आप उस क्षेत्र के प्रशासन को आप देखोगे। ठीक है, ये उस प्रशासन को उन्हें सौंप देते हैं और खुद चले जाते हैं देवगिरी। जब देवगिरी को ये जीत लेते हैं और बहुत सारा धन पा लेते हैं, तो होता क्या है कि सुल्तान अपने भतीजे यानी अलाउद्दीन खिलजी को, सुल्तान जो है अब देवगिरी जीतने के बाद में सुल्तान खुद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन को बधाई देने के लिए, क्या देने के लिए, बधाई देने के लिए कड़ा पहुंचते हैं, क्योंकि ये कड़ा के सूबेदार थे। अब ये कड़ा पहुंचते हैं तो होता क्या है, अलाउद्दीन जो थे इनको धोखे से, किससे, धोखे से इनकी हत्या कर देते हैं। और इनकी हत्या करने के बाद में होता क्या है, क्योंकि लालच तो इनके पहले ही था, तो ये उसी का फायदा उठाते हैं, धोखे से इनकी हत्या कर देते हैं और स्वयं को सुल्तान घोषित कर देते हैं। कहां पे, कड़ा माणिकपुर में ही ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बलबन जी के शासन के दौरान जो घटनाएं, महत्वपूर्ण वाक्य बच गए थे, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट करें। उसके बाद में हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको बलबन और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारियां मिली होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं और इनसे संबंधित पेपरों में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।